Do you know about the seven dimension of the world? What is dimensional formula and what is dimensional analysis? And how does this dimensional analysis play an important role in the field of physics? All these questions are going to be explained in this lecture, so stay throughout my lecture. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंक्वायरी पे। As I discussed in last lecture about the fundamental quantities and the derived quantity, that derived quantity can be expressed in terms of the fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, फटाफट देख लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, and amount of substance. मास को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैपिटल एम से, कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेंथ को एल से, टाइम को टी से, करंट को ए से, टेम्परेचर को के से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से और इसको मोल से। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज होती हैं उनको इसके टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फोर्स को लिखता हूं ऐसे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या ये सातों डायमेंशन में से सातों क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस्ड है? इसमें सिर्फ मास आ रहा है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं। सो बेसिकली ये जो सातों क्वांटिटीज है इसको इस 7 डायमेंशन कहा जाता है। बेसिकली ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं फील्ड के, फिजिक्स के फील्ड में। जितनी भी क्वांटिटीज तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, जितनी भी क्वांटिटीज, मोमेंटम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एनीथिंग, स्ट्रेस, स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, एवरीथिंग, उसको इसके टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो फोर्स को अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? ये तो हो गया मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो जी, फिर मास, वेलोसिटी भी नहीं है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज। तो बेसिकली इसको कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और एक टाइम पहले से है तो टाइम स्क्वायर। अब देखो, मास को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? एम से। डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ, तो एल से, और नीचे टी स्क्वायर। तो देखो, गिवन फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। चलो, ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दो, किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो जो होती है उनका पावर जो है वही हमारा डायमेंशन होता है। जैसे फोर्स को जब हमने रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, इसको थोड़ा और सही से इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ये एम, एल को एल रहने देना और टी को ऊपर लेते हैं, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमने एक्सप्रेस कर दिया फोर्स को। अब इसमें जो मास, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स होते हैं वही हमारा क्या होता है, डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो फोर्स है इसमें मास आ रहा है, मास का पावर कितना है, 1, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर 2। इसको बताएंगे कैसे, बोलते कैसे हैं? तो कोई पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो आप बोलोगे कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1, ऐसे। डायमेंशन, कोई पूछेगा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स
तो आप क्या बताओगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन टर्म्स ऑफ मास, 1 इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड -2 इन टर्म्स ऑफ टाइम। इस तरीके से हम डायमेंशन को बताते हैं। तो बेसिकली डायमेंशन जो होता है वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिकली पावर होते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज कि हमें वर्क का निकालना है, तो वर्क को क्या लिखते हो? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स को अभी कितना लिखे थे? एम एल टी -2 इंटू एक और एल आ जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा mL² T-2। हमें क्या क्या बताना है? पहला कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वर्क। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, तो डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगा? डायमेंशन ऑफ वर्क इज 1, m का पावर कितना है? 1, 1 इन टर्म्स ऑफ मास, 2 in terms of length and -2 in terms of time. That is the dimension of work. दूसरा पूछता है what is dimensional formula? Dimensional formula. Dimensional formula क्या होगा? तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये मीन्स कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो रही है वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखे हो ये हमारा क्या हो जाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। सिर्फ इतना, ये ब्रैकेट को लेकर के पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई है। ठीक है, तो क्या क्या यूज हुआ है? मास, लेंथ, टाइम। तो ये कंप्लीट इस तरीके से रिलेटेड होता है। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और तीसरा फाइंड आउट करने के लिए पूछता है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? ध्यान दो, जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देते हैं तो ये हमारा डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक इक्वालिटी साइन आ जाए यहाँ पे, इक्वालिटी साइन आ गई, डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये सिंपल सी चीजें थी। अब बात करते हैं कि आई होप ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यूज जो है फिक्स्ड होती है, और वेरिएबल का मतलब फिक्स नहीं होती हैं। जैसे अल्फाबेट जो होता है XYZ जो भी पढ़ते हो आप मैथमेटिक्स में, तो कभी x की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो वैल्यूज तो फिक्स नहीं है ना, तो वो वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई। तो इसके बेसिस पे, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे क्वांटिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल किसको कहते हैं? कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास कुछ डायमेंशन हो, मतलब उसको एक्सप्रेस किया जा सके, मतलब जब एक्सप्रेस करने के बाद जो है किसके टर्म में? फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, तो उसके कुछ पावर्स मिले हमें। ठीक है, जीरो ना हो उनके पावर्स, यही तो होता है डायमेंशन। तो उनका कुछ डायमेंशन हो उस क्वांटिटीज का, और उनकी वैल्यू फिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? एरिया, वॉल्यूम, फोर्स हो गया, ऐसे ही सर। एरिया, वॉल, एरिया मतलब क्या है? इनकी, इसके पास डायमेंशन है L², यही ना होगा इसका डायमेंशन, L², लेंथ इंटू लेंथ। वॉल्यूम का L³ हो जाएगा, फोर्स का भी पता है MLT-2। तो ये डायमेंशन है इनके पास, और इनकी वैल्यू क्या फिक्स होती है? कभी एरिया 5 आता है, कभी 6 आता है, कभी 7, कभी 8, कोई भी वैल्यूज ले सकता है। वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है और फोर्स भी। नेक्स्ट है हमारा डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल का क्या मतलब है? कि ऐसी क्वांटिटीज जिसका कोई डायमेंशन नहीं है बट उनकी वैल्यू भी फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डायमेंशन नहीं है मतलब एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया। एंगल, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, लेंथ और लेंथ कैंसिल आउट, तो कोई डायमेंशन तो मिला नहीं। स्ट्रेन भी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ लेंथ कैंसिल आउट। और इनकी क्या वैल्यू फिक्स होती है?
एंगल की वैल्यू तो चेंज होती रहती है ना, स्ट्रेन भी चेंज होता रहेगा। तो ये चीज होती है इसमें। अब बात करते हैं तीसरा, यस, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज इसके पास कुछ डायमेंशन हो बट वो कांस्टेंट हो उनकी वैल्यू। एग्जांपल में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इनका डायमेंशन होता है और इनकी वैल्यू भी फिक्स होती है। फोर, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसका कुछ डायमेंशन हो और उनकी वैल्यू भी, सॉरी, डायमेंशन नहीं हो और कुछ उनकी वैल्यू भी फिक्स हो, जैसे पाई हो गया, ई हो गया। तो ये सिंपल सी चीजें थी। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन, अभी स्टार्टिंग में मैंने इंट्रो में बताया था कि इसका यूज क्या होता है फिजिक्स के फील्ड में, वो समझते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस से हम ये पता लगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हमारे पास नॉलेज होता है कि मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। अब कोई भी इवेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, और उसके तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो अगर वो, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर हम एक फॉर्मूला पढ़े होंगे या एक लॉ पढ़े होंगे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको हम चॉल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे आ रहा है, या हम लिखते हैं कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ये होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्यों m1 m2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही होता है, आर का क्यों स्क्वायर ही होता है, क्यूब क्यों नहीं होता है। तो ये सारी चीजें ना हमें डायमेंशन एनालिसिस से पता लगती हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस एक बहुत ही फाइनेस्ट वे है ये जानने का कि जो गिवन क्वांटिटीज हैं उसकी, उस पर्टिकुलर इवेंट से, वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही हैं और किस तरीके से डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, तो काफी यूजफुल है, क्योंकि ये ओवरऑल बता देता है कि ये क्वांटिटी इस चीज पे डिपेंड करने वाली है और किस तरीके से करने वाली है। पहला देखते हैं, इसका यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, फोर्स की वैल्यू दी हुई है एम के सिस्टम में 1 न्यूटन, तो सीजीएस में क्या होगा, तो कन्वर्ट करने के लिए वन सिस्टम टू अनदर, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे फोर्स का बताया अभी कि 1 न्यूटन है, तो एमकेएस में 1 न्यूटन है, तो सीजीएस में क्या होगा। दूसरा यूज होता है कि कोई मान लो कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए या एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सही है, तो किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम ये डायमेंशन एनालिसिस यूज करते हैं। सेकेंड इज टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला। और तीसरा है कि वो गिवन पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है किस किस क्वांटिटी, किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। दैट इज टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इन तीनों के बारे में हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन सब सब चीज क्लियर होगा। बट ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था डायमेंशन एनालिसिस पे, कि होता क्या है डायमेंशन इक्वेशन, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है और कैसे लिखते हैं, कैसे, है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, मैंने सब बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।